हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनो आईएएस यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल जीनो आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज 18 सितंबर 2024 का दिन है और आज के दिन का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स मुझे लगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। कीपिंग इन माइंड यूपीएससी पीवाईक्यूज एंड यूपीएससी syllabus, these news articles have been selected on the basis of UPSC PYQ questions and UPSC syllabus. The recent most update is कल की डेट में दिल्ली में हमारे पास नई सीएम आई है आतिशी मारलेना and the CM Arvind Kejriwal has resigned from his post of CM and now the next CM which has been chosen by the party is Atishi Marlena. She will be taking her oath and she will be third CM of Delhi, third woman CM of Delhi. Next is the continuum of distribution of death penalty. So we will see this editorial talks about death penalty on rape cases. That is it good to have death penalty on rape cases? Next important article talks about the demographic dividend and demographic advantage for India's economy. क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट एक ऐसा फिनोमेना है ये क्लाइमेट क्राइसिस का जो आज भी अर्जेंट है, चाहे पेरिस क्लाइमेट समिट को, पेरिस एग्रीमेंट को कितना ही टाइम हो गया है। इस एडिटोरियल को, ये ओपिनियन सेक्शन में एडिटोरियल आया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम पेरिस क्लाइमेट, किगाली अमेंडमेंट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे साथ में। फर्दर वी विल सी द हिंदू न्यूज़पेपर में आज एनालिसिस आया हुआ है चाइना और रशिया के ट्रेड का, और वहीं पे इंडिया का भी कितना ट्रेड है अभी रशिया के साथ, इसका भी छोटा सा एक एनालिसिस दिया हुआ है। तो ये एनालिसिस भी हम देखेंगे कि एक्चुअल रशिया और चाइना आपस में ट्रेड क्यों बढ़ा रहे हैं और वेस्ट का इसमें क्या हाथ है और इंडिया का इसमें क्या स्कोप है। एक डिटेल्ड डिस्कशन दिया हुआ है द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज, वो है टेलीस्कोप के ऊपर कि टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बाकी सब चीजें। बट हाँ, हमें जितना समझने की जरूरत है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी टेक्नोलॉजीज, चाहे ये टेलीस्कोप है, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि टेलीस्कोप भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। वी स्टिल आर डेवलपिंग टेलीस्कोप्स एंड आप देखोगे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी, आप मॉलवेयर्स देख लो, है ना, आप साइबर वॉरफेयर देख लो, बहुत सारी चीजें हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। We will see in detail what is this. Further, we will also discuss China and India का स्टैंड ऑफ अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ है, यूक्रेन और गाजा में इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है क्वाड समिट में जो आने वाली है, और ये क्वाड समिट यूएसए में होगी तो यूएसए में कहां पे होगी, किस जगह पे होगी, ये भी देखेंगे। विंडफॉल टैक्स का मतलब क्या होता है, और आज न्यूज़पेपर में विंडफॉल टैक्स आया है तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है, इसका बेसिस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज सबसे पहले यूपीएससी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो वाटरफॉल, इसका रीजन एंड रिवर, तीन चीजों का ओवरलैप है। और अगर आप देखो ये तीनों चीजें एनसीईआरटी में अलग अलग दी हुई है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम रिवर सिस्टम अलग पढ़ते हैं, कौन सा रिवर कहाँ पे है, नर्मदा रिफ्ट वैली में से बहता है, नेत्रवती कहाँ पे है, सुबर्णरेखा कहाँ से बहती है, ठीक है, ये हम अलग देखते हैं। उसके बाद हम रीजन अलग देखते हैं, फिर हम वाटरफॉल अलग देखते हैं। तो यूपीएससी ने क्या काम किया, तीनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया। और इतना ही नहीं, जॉग फॉल्स का नाम भी चेंज कर दिया, लिखा गरसोपा वाटरफॉल्स, ठीक है। एंड नाउ यूपीएससी इज आस्किंग कि इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहां पे बस एक ही स्टेटमेंट हमारा है जो करेक्ट है, वो है दूसरा स्टेटमेंट, दैट इज हुंद्रू इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सुबर्णरेखा जो है यहां से बहती है, ठीक है। अगर आप देखो पहला स्टेटमेंट हमें बोलता है धुआंधर इज इन मालवा रीजन एंड नर्मदा फ्लोज थ्रू दिस, ठीक है। मालवा प्लेट्यू यहां पे है और धुआंधर वाटरफॉल यहां पे है, जो कि बहुत ही आगे जाके यहां पे होगा। एंड नर्मदा के ऊपर ये है, तो नर्मदा के ऊपर तो है ही, बट रीजन मैच नहीं कर रहा है। वैसे ही हुंद्रू इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, हाँ हुंद्रू इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, यू कैन सी छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड हुंद्रू इज हेयर, ठीक है। जबकि अगर आप जॉग फॉल्स की बात करो तो ये श्रावती रिवर पे पड़ता है, ना कि नेत्रवती रिवर पे, ठीक है। तीन चीजें आपको समझनी होंगी कि आपको अच्छे से करना है कवर, क्या क्या, फिजिकल फीचर्स ऑफ होल ऑफ द इंडिया, टॉप से लेके बॉटम तक। पामेर नॉट कहां पे है, हिंदू कुश कहां पे है, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद लद्दाख रेंज, जंस्कार रेंज, कैलाश रेंज, ठीक है। देन ग्रेटर हिमालयाज, शिवालिक्स, और यहां पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिमालयाज पड़ेंगे, और यहां से हमारा पड़ेगा क्या,
दी साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, और तीन यहाँ पे माउंटेन रेंजेस पड़ेंगे, गारो, खासी एंड जैंता। ठीक है, दिस इज अबाउट हिमालयाज। इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, कहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पे K2 है, कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कहाँ पे कौन सा पास है, हर एक चीज को कवर करते जाना है जब आप ज्योग्राफी करो। ठीक है, रिमेंबर इट। देन देर इज अरावली, देर इज विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। सतपुरा के नीचे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स है, अजंता है, महादेव है, बहुत सारे हिल्स है यहाँ पे, छोटे छोटे हिल रेंजेस जो यूपीएससी ने इस बार पूछे थे। ठीक है, तो वो हिल रेंजेस भी कवर करने हैं। और दंडकन्या रेंज कहाँ पे है ना, ये सब चीजें याद रखनी है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के डिविजन्स को याद रखना है। प्लेन्स को याद रखना है, उत्कल प्लेन्स कहाँ पे है, उसके नीचे कौन से प्लेन्स है, और वेस्ट साइड में कितने प्लेन्स है, ईस्ट साइड में कितने प्लेन्स है कोस्टल प्लेन्स के। तो हर एक चीज को याद करना है, क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक्स है। अगर आपको इतना ही नहीं पता होगा देन आप थोड़े से डगमगा जाओगे कहाँ पे, आपके पेपर में। रिवर सिस्टम अच्छे से करना है। रिवर सिस्टम में याद रखना है कि कौन कौन सा रिवर किस ड्रेनेज बेसन का रिवर है। ठीक है, गंगा का ड्रेनेज बेसन में कितने रिवर्स आते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे सुबर्ण रेखा का बेसिन है, पूछा इस बार, है ना, तो ये सब चीजें याद रखनी है। वाटरफॉल कैसे बनता है, जब पानी ऊपर से गिर रहा हो नीचे, और ये क्यों गिरता है, बेसिकली इसके नीचे एक हार्ड रॉक आती है और ये बहता चला जाता है, बट जो नीचे वाली सॉफ्ट रॉक होती है अंडरलाइंग दी हार्ड रॉक, ये इरोड होके चली जाती है, खत्म, और ये वाटरफॉल अंडर कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अंडर कटिंग इज दिस, कटिंग द सॉफ्ट रॉक बैकवर्ड्स, जिसकी वजह से सबसे पहले अंडर कटिंग होती है, उसके बाद ये ओवर हैंग कोलैप्स हो जाता है, ये जो यहाँ पे हैंग बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद प्लंज पूल बनता है। प्लंज पूल यहाँ पे बनता है वाटरफॉल के नीचे। ये प्लंज पूल में होता क्या है, छोटे छोटे बोल्डर्स होते हैं जो इस पानी के गिरने की वजह से घूमते रहते हैं। डन। एंड देन वाटरफॉल रिट्रीट्स अपस्ट्रीम्स, एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो बचता है वो होती है एक स्टीप गॉर्ज लाइक वैली। डन। इन वाटरफॉल्स को यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। धुआंधर वाटरफॉल जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहला हमारा धुआंधर फॉल्स था, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। रिवर कौन सा है, नर्मदा रिवर। ठीक है, मालवा रीजन में ये पड़ता है। एंड विंध्या रेंज इसके नॉर्थ में पड़ता है, बुंदेलखंड इसके नॉर्थ में पड़ेगा, बागलखंड इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, और सतपुरा इसके साउथ में पड़ेगा। ठीक है, तो वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सेकंड इज करेक्टली मैच्ड। जो मैंने बोला, हुंद्रू फॉल्स इज इन झारखंड, इट्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर ये पड़ता है। ठीक है, लास्ट में हमारा गरसोपा वाटरफॉल्स विच इज ऑन श्रावती रिवर, नॉट नेत्रवती रिवर। इट इज द सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। It's located near Sagara, Shimoga district of Karnataka. It's also called by its alternative names as Garsopa, Garsopa, Jogada waterfalls या जॉग फॉल्स भी इसको हम बोलते हैं। डन। पहला आज का आर्टिकल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अपडेट होना चाहिए कि दिल्ली में हुआ क्या, सीएम चेंज हो गया। ठीक है, आम आदमी पार्टी के जो सीएम थे उनने रिजाइन दे दिया, दूसरी सीएम बना दी, शी विल बी द थर्ड वुमन सीएम ऑफ दिल्ली। बस इतना ही अपडेट याद रहना चाहिए। दिल्ली की गवर्नमेंट कैसे चलती है, ठीक है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया था और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, वो अलग कहानी है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है बस वही याद रखना है, क्योंकि इस आर्टिकल पे कल परसों में एडिटोरियल आ जाएगा, हम एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे। ये आर्टिकल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे पास है, जैसे ये वाला आर्टिकल। एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा संभावना होती है इस चीज की। ठीक है, इसीलिए इस एडिटोरियल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मैंने, और ये हफ्ते में बस एक ही बार ऐसा होता है कि हिंदू ऐसा आर्टिकल देता है। ठीक है, और ये वेंसडे को ही होता है कि हिंदू ऐसा आर्टिकल देता है। अगर इस पेज को आप ठीक से देखोगे द हिंदू न्यूज़पेपर पे, तो ये बहुत ही हौच पौच वे में दिया हुआ है। मैंने इस पेज को बहुत ही तरीके से यहाँ पे आपके लिए ला के रखा हुआ है, ताकि आप ये समझो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या है और एक्चुअल पॉइंट्स क्या क्या है। इस एडिटोरियल में जितना भी डिस्कशन हो रहा है, वेदर इट्स अबाउट ग्राहम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी विच इज इन अरिजोना यूएसए, और द एलबीटी दैट इज लार्ज बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप, जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स है यहाँ पे जो हमें याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप अपनी आई की बात करो और अगर आप अपना मैग्नीट्यूड देखो स्टार का, ठीक है, और सीरियस स्टार का मैग्नीट्यूड देखो, वीनस का मैग्नीट्यूड देखो, तो वो कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये सब चीजें हमें याद नहीं रखनी है। हमें जो याद रखना है वो है कुछ कॉन्सेप्ट्स। पहला है अपर्चर, लेंस, रिफ्लेक्टर। इन तीन में फर्क क्या होता है और कैसे ये काम करते हैं। अपर्चर इज सिंपली, अगर आप देखो तो टेलीस्कोप की पहले वर्किंग देखते हैं, टेलीस्कोप काम कैसे करता है। जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से लाइट आती है, वो लाइट हर डायरेक्शन में निकलती है
और वो डायरेक्ट लाइट अर्थ पे भी पहुंचती है बहुत टाइम के बाद। अर्थ पे पहुंचने के बाद उस लाइट को आप कैप्चर करते हो, ठीक है। टेलीस्कोप क्या काम करता है, इन पैरेलल रेज को कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक जगह पे। कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, मिरर्स और लेंसेज की मदद से, टू क्रिएट एन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कैसे काम करेगा, ये देखो, ये टेलीस्कोप है। अब इतना बड़ा एक मिरर यहाँ पे इस टेलीस्कोप का लगा हुआ है, ठीक है, जो इसका प्राइमरी मिरर है। अब इस मिरर में जितनी भी पैरेलल रेज यहां से आ रही है, जितनी भी पैरेलल लाइट यहां से आ रही है, कहां से, स्पेस से, वो इस मिरर पे पड़ेगी। यहां से ये इसको कॉन्सेंट्रेट करके इस मिरर पे लेके जाएगा जो सेकेंडरी मिरर है। देन दिस रिफ्लेक्शन विल गो टू टर्शियरी मिरर, ठीक है, जो कहां बना हुआ है, यहां पे। देन इट विल गो टू फोर्थ मिरर एंड देन इट विल गो टू फिफ्थ मिरर, है ना। तो ये सारे मिरर साथ में मिलके काम करेंगे और उस इमेज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इन पैरेलल रेज को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह जमा करेंगे। देन जितना भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज बन जाएगी हमारे एक मिरर के ऊपर, जो लास्ट का मिरर होगा। जब वो इमेज बनेगी तो हमारे पास वो इमेज डिस्कवर हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट टाइम ब्लैक होल की इमेज या बाकी सब डिस्टेंट, सीरियस एक स्टार है हमारा, वैसे ही बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक स्टार लिखा है यहाँ पे जिसका नाम है स्टार V762 कैस, विच इज 1 मिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन, ठीक है, बट स्टिल इट अपीयर्स फजी लाइक अ पैच। और ये फेंटिएस्ट स्टार है जो हम अपनी आई से देख सकते हैं, इवन दो ये 1 लाख गुना ज्यादा क्या है, 1 लाख टाइम्स मोर ब्राइटर देन सन, बट स्टिल इट्स द फेंटिएस्ट स्टार जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं। समझ में आई बात। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करके इनकी इमेज बनाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के दो टाइप्स है, वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अनदर इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लेंस यूज करता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर्स यूज करता है, ठीक है। यहां पे जो इमेज बनती है इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उससे बहुत छोटी होती है यहाँ की इमेज, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा है, पैराबोलिक मिरर्स यहाँ पे यूज होते हैं लार्ज टेलीस्कोप्स में, जो फोकस करते हैं लाइट को एट मल्टीपल फोकल पॉइंट्स विच कैन समटाइम्स कॉज ब्लरिंग। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोकल पॉइंट्स है क्योंकि बहुत सारे मिरर्स यूज हो रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि इमेज ब्लर हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम देने नहीं जा रहे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में फर्क क्या है। डन, चलो। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेलीस्कोप। मेन फंक्शन क्या है, टू एनहांस द ब्राइटनेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। रिमेंबर द स्टेटमेंट, टू एनहांस द ब्राइटनेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बाय कलेक्टिंग मोर लाइट, ठीक है। एक बहुत बड़ा हमने मिरर सेट किया जहां पे लार्ज एरिया में जो लाइट आ रही है बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट से, वहां से जो लाइट आ रही है उसको हमने कलेक्ट किया एक छोटे से मिरर के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे मिरर लगाने के बाद इसको एक छोटे से मिरर के ऊपर हमने कलेक्ट कर लिया, क्यों, ताकि हम इसकी ब्राइटनेस को एनहांस कर सके। रिमेंबर द स्टेटमेंट, टू एनहांस द ब्राइटनेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये स्टेटमेंट जब आपके क्वेश्चन में आएगा ना, पेपर में आएगा, आप ये बोलोगे यार जो ये टेलीस्कोप है वो तो जमीन पे होगा, वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो 1 लाख करोड़ साल पहले मतलब लाइट ईयर्स अवे है, उसकी ब्राइटनेस कैसे इंप्रूव करेगा। बट इट इंप्रूव्स। एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमेज बनाने के लिए, है ना। तो इस चीज को समझना है कि कैसे इंप्रूव करता है, कैसे एनहांस करता है। नाउ फीचर्स ऑफ द टेलीस्कोप, यही है वो पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, असल में टेलीस्कोप काम कैसे करता है। द ब्राइटनेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड बाय देयर एपरेंट मैग्नीट्यूड। जितना उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा उसी हिसाब से उसको मेजर किया जाएगा उसकी इमेज को। जितना कम मैग्नीट्यूड होगा उसकी ब्राइटनेस का, इट मींस दैट द ब्राइटर द ऑब्जेक्ट इज, स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ब्राइटर द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो सीरियस, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे स्काई का, हैज एन एपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 1.46 -1.46, जबकि अगर आप सन का मैग्नीट्यूड देखो तो इट्स -26। मतलब जितना कम मैग्नीट्यूड होगा ब्राइटनेस का, उतना ही ज्यादा वो ब्राइटर होगा वो ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज अपर्चर साइज। अपर्चर साइज इज द लार्जर द अपर्चर साइज, मतलब जितनी ज्यादा लाइट एंटर करेगी, जितना बड़ा आपका क्या होगा, मिरर होगा, जितनी ज्यादा लाइट इस मिरर पे एंटर करेगी, द मोर लाइट एंटर्स द टेलीस्कोप। लार्जर द अपर्चर, मोर लाइट यहां पे एंटर करेगी किसको, टेलीस्कोप को। एंड दिस एनहांसेस द एबिलिटी टू ऑब्जर्व फेंट ऑब्जेक्ट्स। समझो इस चीज को, अगर आपका टेलीस्कोप, उसका जो मिरर है मेन वो छोटा है, तो लाइट भी टेलीस्कोप में कम ही जाएगी, है ना। जितनी कम लाइट जाएगी उतना वो फेंट, जितने ऑब्जेक्ट्स दूर होंगे, जितने कम फेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उतना उनकी इमेज को बनाना इस
टेलीस्कोप के लिए मुश्किल होगा। बोलने का मतलब यह है जो आप टेलीस्कोप खरीद के लाते हो मेले से, ठीक है, टॉय टेलीस्कोप, जो छोटा सा एक टेलीस्कोप होता है, ठीक है, आपने ऐसे ले लिया टेलीस्कोप छोटा सा, ठीक, और आप इसमें से देखना चाहते हो, इसका मिरर आगे का जो इसको लाइट एंटर करती है वो बहुत कम है, इसीलिए हम लोग बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं। क्यों बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाएंगे? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा उसका अपर्चर साइज होगा उतना ही ज्यादा वो फेंटिएस्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, उसकी इमेज बना देगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अपर्चर का मतलब क्या है, अपर्चर किस लिए है। इट इज द ओपनिंग साइज दैट रेगुलेट्स हाउ मच लाइट में पास थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस क्या है? लेंस, जो कि आपने इससे पहले भी देखा होगा, आपने अपनी 7th क्लास 8th क्लास की जब आप लैब कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको मिल गया होगा लेंस, आपने समझ लिया होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, सम टेलीस्कोप्स स्टिल यूज दिस लेंस एज द इंस्ट्रूमेंट जिससे ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स, दे आर सिंपली मिरर्स जिससे वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे इस टेलीस्कोप में इट इज ईएलटी स्पेक्स टेलीस्कोप, यहां पे भी 1 2 3 4 5 मिरर्स यूज किए गए हैं, किस लिए? लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? खत्म। नेक्स्ट, टेलीस्कोप्स को माउंटेन्स के ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंस से बचने के लिए। जितना आप ज्यादा नीचे जाओगे जमीन पे, जमीन की लोअर सरफेस पे जाओगे, जमीन पे रहोगे, जितना ज्यादा क्रस्ट से नजदीक रहोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा विंड, हीट, टेम्परेचर, नॉइज, साउंड, पोल्यूशन, ये सब चीजें होंगी। और जितना ज्यादा आप ऊपर चले जाओगे, माउंटेन्स के ऊपर चले जाओगे, आपको क्लीन ब्राइट पूरी सरफेस साफ मिलेगी। इसीलिए माउंटेन के ऊपर चढ़ने के बाद आसमान आपको साफ दिखने लग जाता है, क्लाउड्स कम होते हैं और आसमान जो है, हवा जो है वो प्योर हो जाती है, पार्टिकुलेट मैटर नहीं होता, डस्ट नहीं होती हवा में, नॉइज नहीं होता, उससे क्या है, इमेज ज्यादा अच्छी दिखती है। नेक्स्ट इज, by positioning telescopes at higher altitudes away from city lights and atmospheric disturbances we achieve much better clarity. Limiting to telescopes or limits to telescopes. टेलीस्कोप का एक सबसे बड़ा लिमिट है, फर्स्ट इज इट्स मैग्नीट्यूड, कि अगर आपको ज्यादा डीप देखना है यूनिवर्स में, ठीक है, तो आपको यह समझना होगा जितना ज्यादा आपको डीप देखना है यूनिवर्स में, जितना ज्यादा आपको छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट देखना है, जितना ज्यादा आपको दूर से दूर का ऑब्जेक्ट देखना है यूनिवर्स का, उतना ही बड़ा आपके पास मिरर होना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक न्यूज़पेपर को पकड़ोगे एक सिरे से, एक कोने से पकड़ोगे एक न्यूज़पेपर को और छोड़ दोगे, तो वो न्यूज़पेपर अपने वेट के अंदर घिर जाएगा और मतलब वो नहीं रह पाएगा स्टेबल, हॉरिजॉन्टली वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। जितना छोटा आपके पास मिरर होगा उतना ही आप उसको पकड़ पाओगे ठीक से। वही चीज यहां पे है कि जितना बड़ा आप मिरर बनाओगे, जितना बड़ा मिरर होगा उतना ही ज्यादा उसका वेट होगा। अब उस मिरर को पकड़ने के लिए आप उसको बीच में नहीं पकड़ सकते, आप उसको बीच में सपोर्ट नहीं दे सकते, आपको उसको पकड़ना है तो आपको उसके सिरे पकड़ने होंगे, है ना? जैसे यहाँ पे इस मिरर का, हर एक मिरर का सिरा पकड़ा हुआ है। प्रॉब्लम यह होती है जो ही ये मिरर ज्यादा बड़ा होने लगता है तो ये अपने वेट पे ही कोलैप्स करने लग जाता है, ये टूटने लग जाता है मिरर। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ टेलीस्कोप्स। नेक्स्ट इज, जो मेन एडवांस टेलीस्कोप्स हमारे वर्ल्ड में अभी बने हुए हैं, वन इज द लार्ज बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप, जो माउंट ग्राहम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी पे है, जो कि एरिजोना यूएसए में है। ये टेलीस्कोप 8.4 मीटर्स वाइड है विद एन इफेक्टिव अपर्चर ऑफ 11.9 मीटर्स। आप समझ लो 11.9 मीटर्स का इसका मिरर है, अपर्चर, जितनी इसकी लाइट एंटर करती है, तो ये कितना बड़ा होगा। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जो चिले में अभी बन रहा है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। और तीसरा है सुबारू टेलीस्कोप, जो हवाई में बन रहा है, एंड इट विल बी यूज्ड टू कैप्चर फेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप देखो तो हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप है ऑलरेडी, विच हैज 10 टाइम्स ग्रेटर देन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स, जो स्पेस में है। ठीक है, वो स्पेस से ही काम कर रहा है और वहां पे जितनी भी वो इमेज रेजोल्यूशंस कर रहा है वो इमेजेस हमारे पास आती है। और लास्ट टाइम बहुत सारे टेलीस्कोप्स की मदद से हमने ब्लैक होल की भी एक इमेज 2 साल पहले निकाली थी। टोमोग्राफी is a technique to improve resolution by correcting for atmospheric turbulences using laser beams to adjust the telescope mirrors। ये टर्म क्या होती है, टोमोग्राफी का मतलब क्या है, ये याद रखना है। इसमें हम लेजर्स की मदद से मिरर्स को ठीक करते हैं और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस को खत्म कर देते हैं। चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, दीज आर एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जो हम टेलीस्कोप्स में यूज करते हैं टू कैप्चर लाइट ओवर लॉन्ग एक्सपोजर्स। इट हेल्प्स एस्ट्रोनॉमर्स टू ऑब्जर्व वेरी डिम ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो 3 चीजें हैं ये याद रखनी है लास्ट की, हबल, टोमोग्राफी एंड सीसीडीज, नॉट कैफे कॉपी डे। ठीक है, चलो, ये सुबारू टेलीस्कोप माउना किया में है और ये दिस विल हेल्प अस इन
वो इमेजेस को पकड़ने के लिए, वो इमेजेस को देखने के लिए, वो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए विच आर 100 मिलियन टाइम्स फेंटियर देन एनी ह्यूमन आई विच कैन डिटेक्ट। वो ऑब्जेक्ट्स जो, अगर आपको ह्यूमन आई से कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, उससे भी 100 मिलियन टाइम्स फेंटियर ऑब्जेक्ट्स आपको इस सुबाराउ टेलीस्कोप से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द इंडिया चाइना, the which we have seen recently that how India has been dealing with China and how China has been dealing with India। इंडिया और चाइना को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, एक डिस्प्यूट नहीं है हमारा, ये बॉर्डर लाइन ही बहुत बड़ी है ना। 75 ईयर्स का हमारा डिस्प्यूट है ना। 1962 में हमारा सबसे पहला डिस्प्यूट अक्साई चिन पे हुआ था, जो यहाँ पे ये रीजन है, अक्साई चिन का रीजन। अगर आप इस मैप पे देखो तो यहाँ पे आपको बेटर दिखेगा, दिस इज अक्साई चिन रीजन, जिसको अभी चाइना कंट्रोल करता है 1962 के वॉर के बाद। ठीक है, इसी अक्साई चिन के रीजन के बाद, रीजन के बॉर्डर पे ही यहाँ पे पड़ती है आपकी गलवान वैली। ठीक है, जहाँ पे अभी रिसेंट पोस्ट क्लैशेस हुए हैं हमारे, उसके साथ इसी गलवान वैली के नीचे हमारा हॉट स्प्रिंग्स पड़ता है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, ये पॉइंट्स क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के इस एडिटोरियल में ये लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया लिखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग सो लिखा हुआ है, तो नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग सो आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज दीपसांग प्लेन्स एंड दौलत बेग ओल्डी, जो कि काराकोरम पास के बिल्कुल साउथ में है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, उनने पूछा था कि नुब्रा, ठीक है, सियाचिन नुब्रा के नॉर्थ में है या साउथ में है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये एरिया इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना जरूरी है। दौलत बेग ओल्डी और दीपसांग प्लेन्स काराकोरम पास के साउथ में है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो अभी रिकॉग्नाइज्ड है वो एक्चुअल में ये वाली है। ठीक है, बट चाइना ये वाली लाइन को क्लेम करता है। हावेवर जो हमने इससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रखी हुई थी, दिस इज दिस येलो लाइन। ठीक है, और रिसेंटली जितने भी सारे अभी तक ये हुए हैं, स्कर्मिशेस हुए हैं, जितने भी यहाँ पे एरियाज हाईलाइटेड है, दीपसांग प्लेन्स, गलवान वैली, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग और द गोगरा हॉट स्प्रिंग, ये सारे एरियाज याद रखने हैं, और इनको याद रखना है डायरेक्शन वाइज कि सबसे ऊपर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी समझना है। दिस इज दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो रेड वाली लाइन है ऊपर से यहाँ तक जो लाइन आती है, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो येलो वाली लाइन है, दिस इज द लाइन विच चाइना क्लेम्स टू बी अंडर इट्स ओन टेरिटरी। ठीक है, आफ्टर अक्साइचिन, आफ्टर 1962 वॉर। समझना यह है कि 75 ईयर्स की हमारी ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। 1962 से ये स्टार्ट हुआ था। 1962 के बाद 2013 में लद्दाख सेक्टर में दौलत बेग ओल्डी में चाइना ने हमला कर दिया। 2014 में लद्दाख सेक्टर चुमार एरिया, वहां पे फिर हमले हो गए, फिर हमारा ये स्कर्मिशेस हो गई। 2016 में दिमचोक लद्दाख सेक्टर जो यहाँ पे पड़ता है हमारा, ठीक है, ये दिमचोक और चमार एरिया, ये चुमार एरिया, इन दो एरियाज के बीच में ही हमारा इंडस रिवर जो है एंटर करता है किसको, इंडिया को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आई बात। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट वंस बता रहा हूँ आपको। एक शिमला एग्रीमेंट है विच इज ऑन मैकमोहन लाइन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे पास अरुणाचल का बाउंड्री मैकमोहन लाइन से डिक्लेयर होता है, और ये मैकमोहन लाइन को अग्री किया गया था शिमला एग्रीमेंट में, शिमला कन्वेंशन में, जो 1914 में हुआ था। ठीक है, 1993 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख वाले रीजन में, अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, लद्दाख है, लद्दाख वाले रीजन में, तो यहाँ पे जो आपको लाइन देखने को मिलेगी, इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसके बाद हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, वर्किंग मैकेनिज्म, कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बॉर्डर के जो मेन एग्रीमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। भूटान के साथ भी इंडिया और भूटान के रिलेशंस अच्छे हैं, बट यहाँ पे स्कर्मिशेस हुई थी लेटली इन 2017 और 2013 में भी स्कर्मिशेस हुई थी जब डोकलाम इशू हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है हमें कि कब क्या हुआ था। ठीक है, ताकि हम ये याद रखें एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हो रही है। समझ में आया। अभी अगर आप आज का मैप देखो तो दिस इज द एरिया अंडर चाइना, अक्साई चिन, दिस शक्सगांव वैली वाज गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना, दिस इज आर सियाचिन ग्लेशियर जो अभी इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, एंड दिस रीजन इज बेसिकली व्हाट वी कॉल प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर, है ना, और उसमें भी दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस पार्ट इज लद्दाख। ये मैप जो है ये एक्चुअल में आज की पोजीशन बता रहा है हमें, बट internationally this is what is recognized as Jammu and Kashmir. The whole of Jammu and Kashmir is integral part of India. ठीक है, this whole of the state is integral part of India and this is illegally occupied by Pakistan and this is the area जहां से चाइना का सीपेक जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक बाउंड्री है जिसको हम वखान कॉरिडोर बोलते हैं।
ठीक है, ये वखान कॉरिडोर से हमारी बाउंड्री लगती है और ये बाउंड्री हमारी अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, तो इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है, हाँ लगती है। इट्स अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स वाइड बाउंड्री। ये सारी चीजें आपने देख ली, समझ ली। इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इंडिया और चाइना को लेके। जो सबसे मोस्ट हमारे क्लैशेस हुए थे वो गलवान वैली में ही हुए थे, और लद्दाख में हुए थे 2020 में। तवांग में 2022 में फिर से क्लैशेस हुए थे, तवांग रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में। बिकॉज देर इज नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर, एंड क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, म्यूचुअली अग्रीड लाइन नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल म्यूचुअली अग्रीड नहीं है। अगर आप देखो तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख में पड़ता है, वन इज मिडिल सेक्टर जो हमारा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में पड़ता है, एंड अनदर इज ईस्टर्न सेक्टर जो हमारा अरुणाचल एंड सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, मेन रीजंस आर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है और बाकी सारी चीजें हैं, हमने म्यूचुअली अग्री नहीं किया है, एनिमी कंट्रीज है, बहुत सारे इश्यूज है दोनों को लेके, और दोनों को आपस में अप्रहेंशंस है कि चाइना का राइज इंडिया के लिए खतरा है और इंडिया का राइज चाइना के लिए खतरा है। बेसिकली इट ऑल गोज बैक टू द सप्तांग थेरी। ठीक है, और द दुर्ग थेरी ऑफ चाणक्य एंड कौटिल्य। बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को अगर आप लेके चलो तो सबसे पहला मैकेनिज्म हमने 1993 में साइन किया था, जो मैंने आपको बोला, ट्रीटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया। इसके बाद 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग फोर्सेस एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो कि डिफेंस की रिपोर्ट्स के बारे में है, इट सेज दैट रिसेंटली तेजस के फाइटर्स और बाकी सारा फिफ्थ आर्ट ऑफ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है फॉर बेटर डिटरेंस इन बॉर्डर एरियाज। अभी भी हमारा ये डिस्प्यूट चल ही रहा है, और इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ब्रिक्स की समिट होने से पहले, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ही ब्रिक्स की समिट होने वाली है, दैट वी विल बी हैविंग सम पॉजिटिव आउटकम ऑन दी इश्यूज व्हिच आर विद चाइना। द प्रॉब्लम हियर इज दैट दिमचोक और दीपसांग रीजन में जो अभी स्कर्मिशेस हो रही है या वहां पे अभी भी स्टैंड ऑफ चल ही रहा है, तो यहाँ पे अभी भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है ना। जबकि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने बोला है दैट मिस्टर जयशंकर ने बोला है दैट 75% ऑफ द डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट, बट व्हाट वी एक्चुअली वांट इज रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटे, कि जहां तक पहले लाइन थी वहीं तक रखी जाए। ऐसा नहीं कि चाइना का जो 4 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पॉलिसी को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसकी पॉलिसी को हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ठीक है, जो हमारा पहले स्टेटस को एंटे था वो वापस मेंटेन किया जाए, तब जाके हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट क्वाड समिट, एंड इट सेज दैट क्वाड समिट अभी होने वाली है 2024 की। जो हमने इससे पहले भी देखा था, ये 2024 की समिट जो है ये इंडिया में होने वाली थी, बट अब ये इंडिया में ना होके यूएसए में होगी, और यूएसए में इसको होस्ट करेंगे बाइडन। ठीक है, और यूएसए में ये कहाँ पे होगी ये समिट, अगर आपको पता हो तो ये समिट होगी विल्मिंगटन, इज अ सिटी इन यूएसए, यहाँ पे ये समिट होगी। और ये समिट कब होगी, ये समिट सितंबर के मंथ में ही होगी। यहाँ पे इंडिया का मेन स्टैंड ये है कि हमारा यूक्रेन और गाजा से रिलेटेड सीज फायर के बारे में हम लोग स्टैंड लेने वाले हैं वहां पे, और ये बोलने वाले हैं, मतलब इट्स लाइक इंडिया एंड यूएसए विल डिस्कस अबाउट द स्टैंड ऑफ एंड कि कैसे पीस हम लेके आ सकते हैं यूक्रेन और गाजा में। क्योंकि अगर आपको पता हो तो अभी कल की डेट में ही आज हम वो आर्टिकल भी डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ अ स्मॉल डिवाइस नेम्ड पेजर was used to conduct killings of many officials of the Gaza authorities, और पैलेस्टीन और ईरान की अथॉरिटीज, बहुत सारी अथॉरिटीज, बहुत सारे ऑफिशियल्स को मारा गया है यहाँ पे पेजर डिवाइस की मदद से। ठीक है, अब वो कैसे काम किया है वो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग एल्स आई वांट यू टू हैव अ क्विक लुक एंड रिवीजन ऑफ दिस क्वाड। ठीक है, क्वाड असल में है क्या, ये एक ग्रुपिंग है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, सिक्योरिटी डायलॉग है, और यू कैन से इट्स अ स्ट्रेटेजिक फोरम which comprises of Japan, USA, India and Australia। ठीक है, 4 कंट्रीज को यहाँ पे एक जगह जोड़ा गया है फॉर व्हाट, सिक्योरिटी डायलॉग। वहीं पे अगर आप देखो इस रीजन में, जिसको हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं, इस इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप देखो तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बहुत सारी है, जैसे आसियान है, और आसियान की ये सारी कंट्रीज है, ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस एंड थाईलैंड। इनके साथ ही एक और ग्रुपिंग है जिसका हम बोलते हैं CPTPP, एंड द अदर ग्रुपिंग दैट इज USMCA,
है ना। ये यूएसए और मेक्सिको और कनाडा के बीच में ये ग्रुपिंग है। दीज थ्री कंट्रीज कलेक्टिवली आर इन टच इकोनॉमिकली एंड इन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद आसियान कंट्रीज। ठीक है, ये सीपीटीटीपी, ये 5 कंट्रीज का जो यहाँ पे ग्रुप है, इसमें इससे पहले इंडिया भी था। इन दोनों कंट्रीज को मिला के हमारा आरसीईपी बनता था। ठीक है, दैट इज रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बेसिकली एग्रीमेंट इंडिया ने साइन नहीं किया और उसके बाद ये ग्रुपिंग ऐसे बन गई। ठीक है, यहां तक हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रुपिंग हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स की अगर आप बात करो तो सबसे पहली है 5 आईज सिक्योरिटी ग्रुपिंग, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड ब्रिटेन आता है। ऑकस, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और वहीं पे क्वाड की ग्रुपिंग में अगर आप देखो, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ये कुछ ऐसी ग्रुपिंग्स है जहां पे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मेन रोल अदा कर रही है। ठीक है, मेन जो काम है वो किसका है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का। वहीं पे अगर आप इन ग्रुपिंग्स की बात करो तो यहां पे भी ऑस्ट्रेलिया का मेन रोल है तीनों ग्रुपिंग्स में। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दैट हाउ इज एक्चुअली द सेंटर पॉइंट गोइंग अराउंड सम अदर कंट्रीज बट नॉट इंडिया। नाउ क्वाड को समझते हैं। क्वाड बेसिकली क्यों बनाई गई थी, तो 2004 के बाद इसका ओरिजिन अगर आप देखो तो एक्सरसाइज मलाबार में इसका ओरिजिन है। 2004 की सुनामी के बाद मलाबार एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी, है ना। टू रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर इटसेल्फ एंड नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया ने ये स्टार्ट की थी। और इंडिया ने बोला था उस टाइम पे दैट यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इसको बाद में ज्वाइन करना, बाद में ज्वाइन उन्होंने कर लिया। 2007 में आसियान की समिट हो रही थी और आसियान की समिट के साइडलाइंस पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं कि एक ऐसी ग्रुपिंग बनाते हैं जिसमें कंट्रीज होंगी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होंगी फॉर अ गोल ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखना, ये पूरा रीजन। ठीक है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए ये बात असल में हो रही थी। चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। यहाँ पे किसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए इतना बड़ा कि वो इस पूरे ट्रेड, इस पूरे इकोनॉमिक बेल्ट को, इस पूरे सिक्योरिटी बेल्ट को डिस्टर्ब कर ले। तो उसी लिए ये फोरम बनाई गई थी, दैट वाज क्वाड। 2008 में इसका पहला मीटिंग हुआ। ऑस्ट्रेलिया विड्रू फ्रॉम द फोरम ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल प्रेशर्स फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट एंड उसके बाद यूएसए और चाइना के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और क्वाड का पहला आइटरेशन 2008 में आया। 2010 में इट वाज जस्ट आइटरेशन, मीटिंग अभी तक नहीं हुई थी। 2010 में एनहांस्ड मिलिट्री कोऑपरेशन हुआ बिटवीन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया केम बैक टू क्वाड्स नेवल एक्सरसाइजेस। उसके बाद फिर जापानीज पीएम ने फिर से दोबारा 2012 में बोला दैट हम लोग को ऐसा ये ग्रुपिंग बनाना चाहिए, बट उसका नाम रखा गया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चारों कंट्रीज आ गई आपस में। ठीक है, इसीलिए इसको डायमंड नाम रखा गया। फिर 2017 में इसकी पहली मीटिंग हुई और 2017 की मीटिंग अगर आप देखो तो वंस अगेन इट वाज कन्फ्रंटेड विद ग्रोइंग डेंजर व्हिच वाज पोज्ड बाय चाइना और इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हेल्ड इट्स फर्स्ट क्वाड टॉक्स इन 2017। 2017 में पहली बार क्वाड की मीटिंग होती है, क्वाड की टॉक्स होती है और ये भी कहां होती है, ये मनीला में होती है, मनीला फिलीपींस में होती है। और यहाँ पे समिट असल में आसियान की समिट हो रही होती है और आसियान की समिट के साइडलाइन पे ही क्वाड की समिट हो रही होती है। क्यों ऐसा होता है कि क्वाड की समिट्स जो है वो बेसिकली आसियान के साइडलाइन में होगी या यूएन की कोई समिट हो रही होगी उसके साइडलाइन में होगी या बेसिकली कोई और समिट हो रही होगी? क्योंकि क्वाड ग्रुप की मेन लिमिटेशंस है कि इट हैज नो सेक्रेटरीट, इट हैज नो ऑफिस, इट हैज नो ऑफिशियल मीटिंग्स। वैसा कुछ नहीं है इसका जो ऑफिशियल सेक्रेटरीट की टाइप से हो, ऐसा नहीं है इसका। ये एक लूज ग्रुपिंग है ना। ये इट डज नॉट हैव अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट डज नॉट हैव अ सेक्रेटरीट, इट डज नॉट हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नेटो एंड यूनाइटेड नेशंस। इसीलिए इसकी जो समिट्स है वो साइड लाइंस पे ही होती है। जैसे इस बार भी यूएन की समिट आ रही है, यूएन की समिट के साइडलाइंस पे ही यहाँ पे क्वाड की समिट होने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। क्वाड का मेन एम क्या है? पहला, रीजनल सिक्योरिटी। दूसरा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तीसरा, द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्लस सप्लाई चेन रेजिलियंस। क्वाड एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग फैक्टर और चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए क्वाड का जन्म हुआ था और क्वाड उसी लिए काम भी कर रहा है। ठीक है, क्लियर कट यहां तक। आज तक क्वाड की 5 मीटिंग्स हुई है और 2017 में, 2019 में रीजनल डायलॉग के साइडलाइंस में ये हुई थी मीटिंग्स और 2021 में क्वाड की सबसे एसेंशियल मीटिंग हुई थी जिस टाइम पे क्वाड की समिट को लीडर्स समिट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2021 में क्वाड की समिट इंडिया ने होस्ट करी थी। ठीक है, और वर्चुअल समिट हुई थी और इसी समिट में क्वाड की समिट को दर्जा दिया गया था लीडर्स समिट का।
और 2021 के बाद आज 2024 में इंडिया फिर से होस्ट करने वाला था इस मीटिंग को, ठीक है। बट अभी ये मीटिंग जो है ये इंडिया में नहीं होगी, ये समिट इंडिया में नहीं होगी, ये कहाँ पे होगी, यूएसए में। क्वाड की यहाँ पे जो बात हो रही है 2+2 डायलॉग की, ये क्वाड का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है 2+2 डायलॉग, ठीक है, जो यूजुअली क्वाड का एक सिक्योरिटी डायलॉग होता है इन 4 कंट्रीज का आपस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल इसके बाद है दैट इज दिस पेजर एडिटोरियल। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे ये बेसिकली बात कर रहा है दैट 9 पीपल हैव बीन किल्ड। क्यों और कैसे मारा गया इनको? इनको पेजर डिवाइस की हेल्प से मारा गया, ठीक है। अब ये पेजर है क्या? आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, है ना। आप ये इमेजिन कर लो कि आपके मोबाइल फोन पे बस एक फंक्शन है, ठीक है, कि इस पे एक कीपैड दिया हुआ है और इसका एक डिस्प्ले दिया हुआ है जहां पे मैसेज आता है। वो मैसेज आपने पढ़ा, आप उस मैसेज का रिप्लाई करके भेज दोगे वापस, बस यही एक फंक्शन है इसका। दिस इज व्हाट पेजर इज, ठीक है। पेजर मोबाइल फोन आने से पहले यूज होता था, बट 21st सेंचुरी में जब मोबाइल फोन्स आ गए, क्योंकि मोबाइल फोन सैटेलाइट और जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है बेटर कम्युनिकेट करती है, और यहाँ पे स्मार्टफोन्स के आने के बाद आपको टेक्स्ट मैसेजिंग मल्टीमीडिया सेंड करना बहुत ईजी हो गया। जबकि पेजर इससे पहले यूज होता था, और पेजर जो है एक्चुअल में रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, ठीक है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे कैसे काम करता है? ये एक डिवाइस है, इसका एक छोटा सा कीपैड भी होता है इसके पीछे, और इस पे आपको ऐसे मैसेज आएगा। आपको याद है इससे पहले हमारे पास वो छोटे से फोन होते थे, कीपैड वाले फोन होते थे, जिनमें जीएसएम चलता था, जिनमें आपका एलटीई नहीं चलता था। और अब तो हमारी डिवाइसेस में 5G चलता है, बट एलटीई 4G जब आया या 3G जब आया तब इन डिवाइसेस में नहीं चलता था, जीएसएम चलता था इन डिवाइसेस में, जिसको हम 2G बोलते थे, है ना। तो वैसे ही ये जो पेजर वाली डिवाइस है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलती है, ठीक है। इसको असल में बीपर या ब्लीपर बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये डिवाइस किस काम आती थी? मैसेजेस सेंड करने के काम आती थी। और आज की डेट में स्मार्टफोन्स को ट्रैक करना और स्मार्टफोन्स को हैक करना बहुत ईजी हो गया है। इसीलिए हिजबुल्लाह के चीफ ने रिसेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप लोग एक काम करो, मोबाइल फोन यूज करना छोड़ दो, ठीक है, आप पेजर पे आओ, पेजर यूज करना स्टार्ट करो। और अब इस चक्कर में हुआ क्या, सब लोगों ने पेजर ले लिया और सब लोग पेजर यूज कर रहे थे, बट ऐसा बोला जा रहा है, अभी ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है, और इजरायली मिलिट्री हैज डिक्लाइंड टू कमेंट ऑन द स्टेटमेंट कि ये चीज इसराइल ने की है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हिजबुल्लाह ने ब्लेम किया है इसराइल को कि उन्होंने हमारा ये जो अटैक है पेजर का, ये इसराइल ने किया है। तो अटैक कैसे किया उन लोगों ने? जितने भी लोग पेजर डिवाइस यूज कर रहे थे, तो पेजर डिवाइस में एक ऐसा मॉलवेयर डाल दिया जिसकी वजह से उस डिवाइस की बैटरी जो है ब्लास्ट कर गई। आप ऐसा समझ लो 2800 ऑफिशियल्स थे, जिसमें से एक 8 साल की छोटी बच्ची भी थी, शी वॉज नॉट एन ऑफिशियल, बट हाँ उसके हाथ में भी पेजर डिवाइस थी। तो जितने भी ये लोग थे जिनके हाथ में ये था, उनके पेजर डिवाइस पे एक मैसेज चला गया जो कि एक मॉलवेयर था, एक यू कैन से सोफिस्टिकेटेड वायरस था, जिसकी वजह से हर एक डिवाइस की बैटरी ब्लास्ट कर गई। ब्लास्ट होने से 2800 ऑफिशियल्स जख्मी हो गए। उन सबको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा होगा, जिसको ज्यादा हो गया होगा, बट टोटल में 9 लोग मरे हैं, जिनका डिवाइस उस टाइम पे ज्यादा नजदीक होगा चेहरे के, सर के, तो वो लोग मर गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रीजन है जो आपको याद रखने हैं, वन इज बेरत, अनदर इज बेका। ये दोनों रीजन्स कहाँ पे है? लेबनान में। अगेन प्लेसेस इन न्यूज याद रख लेना, प्लेसेस इन न्यूज, बेरत एंड बेका रीजन, ठीक है। दमस्कस, ये दोनों कहाँ पे है? लेबनान में। दमस्कस, दमस्कस कहाँ है? ईरान में, ठीक है। दमिश्क, दमिश्क जिसको बोलते हैं। पेजर डिवाइस 2 तरीके की होती है, या तो 1 वे पेजर होगा या तो 2 वे पेजर होगा, जिसपे आप को मिल भी जाएगी मैसेज और आप भेज भी सकते हो मैसेज। इनको इससे पहले पॉकेट बेल बोलते थे जापान में। 1950-1960 में इनका इजाद हुआ था, और 2000 में सेलफोन और स्मार्टफोन आने के बाद, सेलफोन और स्मार्टफोन पे टेक्स्ट मैसेजिंग की कैपेबिलिटी आ गई, तो पेजर का यूज कम हो गया। अभी भी पेजर को यूज किया जाता है फॉर सम इमरजेंसी सर्विसेज एंड पब्लिक सेफ्टी पर्सनल इनको यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि उनकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज है वो काम करना बंद कर देती है, या किसी किसी एरिया में, आप समझ लो जैसे मणिपुर में हमारा अभी इंटरनेट बंद है, आप समझ लो जैसे हमारा अभी अगर हमने मणिपुर में सेलफोन डिवाइसेस बंद कर दी, जैसे लास्ट टाइम हमें जम्मू एंड कश्मीर में करना पड़ा था, ठीक है। तो वैसी सिचुएशंस में फिर जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं वो इन्हीं डिवाइसेस का यूज करते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलती है। बस ये था पेजर और ये था इसका पूरा कहानी।
नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, ये साइंस सेक्शन से आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट द रापा नुई जीनोम्स। अब ये रापा नुई जीनोम क्या है और ये रापा नुई आइलैंड क्या है? ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसके बारे में जानते हैं। रापा नुई एक ट्राइब है, कुछ लोग हैं जो आज से बहुत साल पहले, करीब करीब 1200 से 2700 साल पहले ईस्टर आइलैंड पे चले गए थे। इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड इसलिए रखा गया, और ये ईस्टर आइलैंड है कहाँ पे? साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में है ये ईस्टर आइलैंड यहाँ पे। ठीक है, पहले तो ये याद रख लो। इसके बाद आपको यहाँ पे तहीती, कुक आइलैंड, फिजी, हवाई, और ये आ गया न्यूजीलैंड, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको इंडोनेशिया वगैरह, और यहाँ पे आपको हमारा इंडिया पड़ेगा। क्लियर? ये समझ लिया मैप। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में ईस्टर आइलैंड पड़ता है। अमेरिकन यहाँ पे चले गए थे, ब्रिटिश यहाँ पे चले गए थे, और उन्होंने इस एरिया को कॉलोनाइज कर लिया। फिर उन्होंने इस एरिया आइलैंड का नाम रख लिया ईस्टर आइलैंड। इससे पहले इसको रापा नुई बोलते थे। रापा नुई लोगों ने यहाँ पे, जो आप इस इमेज में देख पा रहे हो, बहुत सारे स्टैचूज बनाए हैं। अब ये स्टैचूज बहुत साल पुराने हैं और वो बना के छोड़ के चले गए। प्रॉब्लम यह है कि ये रापा नुई जीनोम्स को यहाँ पे रिस्टोर किया जा रहा है ताकि इनकी हिस्ट्री को दोबारा से समझा जाए। इस एडिटोरियल में अगर आपको याद रखने वाली चीजें हैं तो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, कौन कौन सी चीज याद रखनी है। इन चीजों को समझते हैं। पहला, ईस्टर आइलैंड, रापा नुई आइलैंड, ये एक स्पेशल टेरिटरी है किसकी? चिले की। ये कहां पे पड़ती है? साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और दिस इज द साउथ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पॉलिनेशियन ट्रायंगल इन ओशनिया। तो ये किसका पार्ट है? ये पॉलिनेशिया का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द आइलैंड इज मोस्टली फेमस फॉर इट्स 1000 मॉन्यूमेंटल स्टैट्यूज। 1000 स्टैचूज यहाँ पे बने हुए हैं जिनको बोलते हैं माउई, MOAI, माउई। दीज वेर क्रिएटेड बाय रापा नुई पीपल, ये भी याद रखना है। ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1995 में ईस्टर आइलैंड को यूनेस्को डिक्लेयर कर देता है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में, सिंपल बोलेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर आइलैंड। और पहला स्टेटमेंट यही होगा दैट ये कहां पड़ता है? ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट ये होगा ये माइक्रोनेशिया में पड़ता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये होगा कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर आप बोलोगे आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं होती है, शायद माइक्रोनेशिया में होगा, वहां पे तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है। और नॉर्थ अमेरिका तो नहीं है, नॉर्थ अमेरिका गलत कर देते हैं क्योंकि माइक्रोनेशिया ये सब पॉलिनेशिया है ना, ये सब साउदर्न एरिया में है, ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, तो नॉर्थ अमेरिका तो नहीं होगा। और आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मारोगे कि बी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, जबकि आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पूरी नॉलेज नहीं है। ये पूरी नॉलेज रखने का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम समझ गए कि ये कहां पे है, ईस्टर आइलैंड, और यूरोपियंस यहाँ पे पहुंचे थे 1722 में। पॉलिनेशियन सेटलमेंट है ये, है ना, पॉलिनेशिया में ये पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है, और मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ दिस आइलैंड इज कवर्ड बाय लावा। एंड यहाँ पे बहुत कम फ्रेश वाटर है, पुअर सॉइल है, लो बायोडाइवर्सिटी है। स्टैचूज जो मैंने आपको बोले 1000 से ज्यादा स्टैचूज है, कुछ स्टैचूज 40 फीट टॉल है और कुछ स्टैचूज 75 टन से भी ज्यादा बड़े हैं। और ये स्टैचूज कब बनाए गए थे? 13th या 16th सेंचुरी में बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको रॉक गार्डनिंग मिलेगी जिसको लिथिक मल्चिंग भी बोलते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, इस पॉपुलेशन का 1500 से 3000 लोग ही बचे हैं, बचे थे यूरोपियन कॉन्टैक्ट से पहले। उसके बाद और एग्रीकल्चर और स्कैरसिटी और वाटर पुअर सॉइल होने की वजह से और पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। अब इन रापा नुई पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बस जेनेटिक इंसाइट्स लेना चाहते हैं। 2014 में ये स्टडी स्टार्ट हुई थी और ये बोला गया था दैट रापा नुई पॉपुलेशन हैड अबाउट 8% नेटिव अमेरिकन एंसेस्ट्री। ये लोग जो यहाँ गए थे वो अमेरिका से ही गए थे। ठीक है, बिफोर द यूरोपियन अराइवल इन लोगों का कॉन्टैक्ट था कहाँ पे? अमेरिका में। अब पॉपुलेशन यहाँ पे कम है और कॉलोनियल इंपैक्ट की वजह से पॉपुलेशन और ज्यादा डिक्रीज हो गई और डिक्लाइन में चले गए ये सारे लोग। अब इनके बस जीनोम्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। डन, समझ में आई बात? बस ज्योग्राफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस के पर्सपेक्टिव से कम इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट डेथ पेनल्टी। क्या लगता है आपको, डेथ पेनल्टी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? एडिटोरियल स्टार्ट कर रहा है अपराजिता, वुमेन एंड चाइल्ड, वेस्ट बंगाल, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको अभी वेस्ट बंगाल की असेंबली में लेके आए और वेस्ट बंगाल की असेंबली ने इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया इस बिल को। इस बिल के मेन प्रोविजंस ये है कि ये पॉक्सो
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन 3 एक्ट्स को अमेंड करके रेप, गैंग रेप, रेप बाय एन ऑफिशियल और रेप बाय एन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी और आप पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन सब मामलों में, या नॉर्मल रेप या गैंग रेप, इन सब मामलों में जो भी विक्टिम, जो भी कॉन्विक्ट होगा इस क्या बोलते हैं इसको, इस क्राइम का जो कॉन्विक्ट होगा उसको कैपिटल पनिशमेंट, उसको डेथ पेनल्टी दी जाए, ऐसा प्रपोजल लेके आई है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो एक्ट में आप ऐसा लिख दो कि जो भी रेप या इतने सारे क्राइम्स का कॉन्विक्ट होगा उसको डेथ पनिशमेंट मिल जाए। इंट्रोडक्शन क्लियर है, बैकग्राउंड क्लियर है कि एक्चुअल में क्यों आया था ये एक्ट, एक्चुअल में ये बिल क्या बोल रही है। अब इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, चूंकि हमारा भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस एंड बीएनएसएस, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है, ये कुछ ऐसे लॉज है जो नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये हमारे आईपीसी और सीआरपीसी को चेंज करने वाले लॉज है, नए लॉज है। अब यहाँ पे अगर आप अमेंड करना चाहते हो और इनकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट में करना चाहते हो और स्टेट में इनकी इंप्लीमेंटेशन विद डिफरेंट प्रोविजंस करना चाहते हो, तो आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। इसीलिए जो वहां का गवर्नर है उसने इस बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ गया, अब तक समझ में आ गया हमें कि एक्चुअल में बात क्या है। इफ यू टॉक अबाउट दी कैपिटल पनिशमेंट, कि क्या कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ऑथर यहाँ पे ग्लोबल डेटा हाईलाइट कर रहे हैं एंड ऑथर इज सेइंग दैट अगर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल का डेटा देखो तो 3/4 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे हैव ऑलरेडी अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी इन लॉ और प्रैक्टिस, बट 55 कंट्रीज दे स्टिल हैव डेथ पेनल्टी इन लॉ एंड प्रैक्टिस। 55 कंट्रीज में अभी भी डेथ पेनल्टी है, बल्कि अगर आप देखो 3/4 दैट इज अराउंड 150 कंट्रीज, 140 कंट्रीज अप्रॉक्सिमेटली हैव ऑलरेडी अबॉलिश्ड इट, ठीक है। 112 कंट्रीज ने तो टोटली अबॉलिश कर दिया है, जहां पे कहीं पे भी नहीं है, लॉ में भी नहीं है, ठीक है। और 144 कंट्रीज ने अबॉलिश कर दिया है इन प्रैक्टिस, 144 कंट्रीज ने अबॉलिश कर दिया है इन प्रैक्टिस, मतलब वो लोग डेथ पेनल्टी देते नहीं, ऑल्दो उनके लॉ में है, दे सकते हैं, देते नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर यहां तक। अब बात यहां पे आ रही है वायलेंस की, ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप बस इतना सोल्यूशन दे दो कि आपने लॉ लेके आया डेथ पेनल्टी का और क्राइम जो है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज द ऑथर हियर हाइलाइट्स दैट इफ यू टॉक अबाउट द डीकोलोनाइजेशन लैंग्वेज, और जो हमने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईपीसी को चेंज करके बीएनएस बना दिया है, इसमें हमने 12 से लेकर 18 लॉज को ऐसा कर दिया जहां पे डेथ पनिशमेंट लिख दिया ऑलरेडी। उसके बाद आप अभी ये बता रहे हो दैट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है इसमें भी आप डेथ पेनल्टी दे दो, तो देन हमारा रिफॉर्मेटिव जस्टिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम अगर यहाँ पे भी लेके आ रहे हैं और हम इन लोगों को उसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं सोसाइटी में अदरिंग, ठीक है, कि जो भी ये क्रिमिनल होता है, जो ऐसा रेप का क्राइम करता है, इसको हम बोलते हैं दैट ये राक्षस है, ये दानव है, ये हैवान है, और इनको न जाने क्या क्या बोलते हो आप। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आपको लगता है कि ये लोग इंसान ही नहीं है, ये लोग इंसान को छोड़ के पता नहीं कुछ और है, और इसको हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अदरिंग, और यहां पे खत्म हो जाती है रिफॉर्मेटिव जस्टिस, ठीक है। एंड ऑथर के जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं दैट आपको रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे काम करना चाहिए, ना कि आपको इस चीज पे काम करना चाहिए कि आप डेथ पेनल्टी दे दो। जैसे ऑथर का पहला आर्ग्यूमेंट ये है दैट कॉल्स फॉर जस्टिस टू विक्टिम्स, ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट इट इज द ऑनर ऑफ फैमिली, इट इज द ऑनर ऑफ कम्युनिटी, इट इज द ऑनर ऑफ नेशन, एंड व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर अटैचिंग दिस ऑनर टू द फर्टिलिटी एंड वर्जिनिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। वुमेन की वर्जिनिटी से हम अटैच कर रहे हैं पूरे ऑनर को, जो कि नहीं होना चाहिए। जो सर्वाइवर्स है, वो विक्टिम्स है, उनको भी जीने का अधिकार है, जो क्रिमिनल्स है उनको भी जीने का अधिकार है, बट सजा के बाद, ठीक है। और सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनको दोबारा पश्चाताप करने का मौका ना मिले। दैट इज द होल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ऑथर, ठीक है। therefore author says that we need to bring in human rights based language to masses at large, और हमें जो abolitionist feminist movement है which refuses death sentence, and even this abolitionist, you can say that, keep this in mind and keep this in your notes, that there is this movement known as abolitionist feminist movement,
ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ दिस मूवमेंट एंड द क्लेम्स ऑफ दिस मूवमेंट गोज हैंड इन हैंड विद जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था दैट डेथ सेंटेंस is not necessarily an act as a deterrent, will not necessarily act as a deterrent against crimes such as sexual offenses या गैंग रेप। वर्मा कमेटी ने सपोर्ट नहीं किया था डेथ सेंटेंस को। वैसे ही एबॉलिशनिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या काम करती है, दे टू रिफ्यूज डेथ सेंटेंस एंड दे इवन रिफ्यूज लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट पेरोल बिकॉज दे से दैट देयर शुड बी रिफॉर्मेटिव जस्टिस। ठीक है, और इसीलिए ऑथर का भी सेम ही पर्सपेक्टिव है दैट रिफॉर्मेटिव जस्टिस यहाँ पे होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया, रेप सर्वाइवर्स की हेल्प करनी होगी, उनको सपोर्ट करना होगा, बट वहीं पे क्रिमिनल्स को भी उतनी सजा देनी होगी जिससे वो रिफॉर्म हो जाए, ना कि टोटली खत्म हो जाए, है ना। बिकॉज डेथ पेनल्टी इज द सेफेस्ट एस्केप रूट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एज इट डज नॉट बर्डन द स्टेट विद द हार्ड वर्क ऑफ रिफॉर्मिंग द पुलिस, रिफॉर्मिंग द प्रोसिक्यूशन, जुडिशियरी, सपोर्टिंग द सर्वाइवर्स। ऑथर का यहाँ पे बोलना है कि डेथ पेनल्टी दे दी तो उसके बाद स्टेट का काम खत्म हो जाता है, उठ के मार दो, खत्म कहानी, बट वो नहीं होना चाहिए। So author says that there is a need for public and judicial awareness campaigns which should debunk this myth that death sentence is better than the other you can say punishments in terms of the violence against women and child। ठीक है, तो इस myth को खत्म करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल किस बारे में बात कर रहा है, इट सेज इंडिया की जो डेमोग्राफी है ये इंडिया की इकोनॉमी का एक स्वीट स्पॉट है। ठीक है, अगर आपको ये स्पॉट मिल जाए, अगर आपने इस स्पॉट पे काम कर लिया, ठीक है, डेमोग्राफी को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इकोनॉमी से रिलेटेड हल हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज एक आदमी जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है, इट इज अ लायबिलिटी ऑन स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, इसके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, ये घर में बैठा हुआ है ना, कुछ नहीं कर रहा है, ये हर महीने 5 kg राशन लेके जाता है ना। ये हॉस्पिटल में बीमार हो जाएगा, घर पे बैठेगा, बीमार हो जाएगा तो क्या करेगा, हॉस्पिटल चला जाएगा, एडमिट हो जाएगा तो स्टेट को इसको इंश्योरेंस के अंदर दवा देना पड़ेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, स्टेट इसको पानी दे रही है, स्टेट इसको बिजली दे रही है, स्टेट इस आदमी को, इस ए को, इतना ही नहीं, अगर ये ए अब क्रिमिनल हैबिट्स में पड़ गया, है ना, इसके पास स्किल नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, तो ये चोरी करना स्टार्ट करेगा, ठीक बन जाएगा। उसके बाद पुलिस को इसको पकड़ना पड़ेगा, पुलिस इसको पकड़ के जेल में डाल देगी, वहां इसको खाना देना पड़ेगा, और है ना, तो ये एक लाइबिलिटी है, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वहीं पे अगर हमारे पास बी है एक और बंदा और उसके पास स्किल्स है, वो डेली जॉब पे जाता है, उस जॉब पे वो 50,000 रुपए का मान लो आप वैल्यू एडिशन कर रहा है, 50,000 में से उसको जॉब वाले बस 30,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, वो 30,000 घर लेके आता है, पूरे महीने खर्च करता है, धीरे धीरे इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है, और उस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो रही है जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है, और इसकी अपनी भी ग्रोथ हो रही है, ये अपना खर्चा खुद उठा रहा है, और उसके साथ साथ सरकार को टैक्स भी दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिला के अगर ये सेविंग भी कर ले तो कल को ये एक और यूनिट खोल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा। इसीलिए डेमोग्राफी में स्किल होना जरूरी है। Therefore, India is currently the world's fastest growing big economy and is currently the 5th largest economy. However, अगर आप इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो तो इट्स ओनली 55.2%। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ओनली 55.2% एज पर ILO रिपोर्ट, जबकि होना चाहिए था अराउंड 90%, क्योंकि लेबर फोर्स है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हमारे पास वर्क फोर्स है, काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं कर रहे? या तो बैठ के तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, या तो बैठ के कुछ और कर रहे हैं, या तो स्किल्स ही नहीं है। बिकॉज इट इज सेड दैट 49% ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट स्किलफुल इनफ टू टेक जॉब्स इन द मार्केट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। देयरफॉर ऑथर का यहां पे कहना क्या है, ऑथर यहां पे बोल रहे हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है itself will create opportunities, but the problem is that we need to understand कि हमारे लिए जरूरी चीज क्या है और कहां पे हमें ज्यादा पुश करना पड़ेगा। और ऑथर बोल रहे हैं, वो पॉइंट हाईलाइट किया हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे बोल रही है 2023-24 की दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव लेड टू अ डिक्लाइनिंग कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। क्या बोला जा रहा है? कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, ठीक है, कि कितना आप कैपिटल डाल रहे हो और आपका आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है, एंड इट हैज इंक्रीज्ड द कैपिटल टू लेबर रेशियो। ठीक है, एंड ऑथर फर्दर सेज दैट कि अगर आप 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखो, 16th फाइनेंस कमीशन के अरविंद पनागड़िया सर ने ये बोला दैट कि कैपिटल लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट आइडियल फॉर द कंट्री बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लेबर हु आर सिटिंग आइडल। हमारा लेबर बैठा हुआ है और हम कैपिटल लेड ग्रोथ कर रहे हैं,
हम मशीनरी से काम कर रहे हैं, और मशीनरी को छोड़ के अब हम एआई से काम करवा रहे हैं, अब हम रोबोट से काम करवा रहे हैं। और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें अराउंड 18% का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और 45% का एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन है, वहां पे भी अब क्या हो रही है, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग हो रही है। ऑथर इज सेइंग कि हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को ज्यादा प्रमोट करना होगा, बिकॉज आप लोगों को स्किलफुल बनाओगे, आपने लोगों को स्किल दे दिया, वो स्किल एक टाइम का होगा, है ना, उस टाइम पे वो स्किल रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले स्किल वॉज कि आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड चलाना आता हो, आप फास्ट टाइप करना जानते हो, आपको टाइपराइटर चलाना आता हो। अभी दैट इज नॉट अ स्किल, अभी द स्किल इज कि आपको प्रॉम्प्ट देना आता हो एआई में, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो या नहीं। देयरफॉर ऑथर सेज कि ये जो स्किलिंग वाला काम है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक बार नहीं होता है, इसको कंटिन्यूअसली करते जाना होता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग एम्फसाइज्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और यहीं पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे और इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखेंगे। लास्ट में वी हैव दिस क्लाइमेट क्राइसिस एंड क्लाइमेट एजेंडा, बिकॉज द ऑथर हियर हाइलाइट्स कि अगले जो 5 साल आने वाले हैं दे आर क्रिटिकल फॉर इंडिया। क्योंकि सबसे पहली चीज 2030 में हमें एसडीजीज को अचीव करना है, पहला। दूसरा, 2026 में हमें इंडिया का कार्बन मार्केट बनाना है, ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर हमने ये दोनों चीजें कर ली तभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे। तो ये सब चीजें ऑथर यहां पे हाईलाइट कर रही है, ठीक है, कि इंडिया का कार्बन मार्केट 2026 में जो बनने वाला है, दिस कैन अचीव अस द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द गोल्स बाय 2030। और अगर हमने इस कार्बन मार्केट को अच्छे से बनाया तो वी कैन अवॉइड अ $35 ट्रिलियन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट्स ओवर नेक्स्ट 50 ईयर्स। अगले 50 साल तक जो हमारा कॉस्टिंग होने वाला है वो बच जाएगा $35 ट्रिलियन का। ये एक चीज है जो ऑथर हाईलाइट कर रही है यहाँ पे। दूसरी चीज जो ऑथर हाईलाइट कर रही है यहाँ पे वो है 2030 के एसडीजीज, क्योंकि ऑथर इज सेइंग दैट वी नीड टू मिटिगेट बोथ CO2 इमिशन एंड शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स आल्सो। सुपर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या आते हैं, HFCs एंड CFCs, ठीक है, इन पे काम करना जरूरी है। इस एडिटोरियल में जो की पॉइंट्स हैं, वन इज द डिस्कशन अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, नेक्स्ट इज द डिस्कशन अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड थर्ड इज द किगाली एग्रीमेंट। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन तीनों को समझेंगे अच्छे से। तो बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट की। सबसे पहले जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ था, अगर हम इसको देखें अच्छे से तो 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2015 में पेरिस समिट हो रही थी, UNFCCC की ये समिट है। पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा इंटरनेशनली अग्रीड एग्रीमेंट है जिसको सारी कंट्रीज ने अप्रोक्सीमेटली साइन कर दिया, ठीक है। 195 नेशंस यहां पे जमा हो गए थे पेरिस में, और 11 दिसंबर 2015 को इसको साइन किया गया, ठीक है। यहां पे एक 32 पेज का पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके 29 आर्टिकल्स है। अ हिस्टोरिकल डील टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई थी। पेरिस एग्रीमेंट में पहला एम क्या है पेरिस एग्रीमेंट का, कि आप 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को राइज नहीं करने दोगे ग्लोबल लेवल पे टू द एवरेज ऑफ टू द लेवल ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले 2005 के लेवल से पहले जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री ऊपर नहीं जाने दोगे, ठीक है। सेकंड इज टू परस्यू एंड पुट ऑन लिमिट्स ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज, कि टोटल राइज अगर हो भी गया तो 1.5 डिग्री हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट एम इज टू हेल्प दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज की हेल्प करना, सो दैट यू हेल्प देम इन कर्बिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज से जितने भी इंपैक्ट आएगा, क्लाइमेट चेंज से जितनी भी ज्यादा तबाही होगी, डिजास्टर्स आएंगे, उससे लड़ने के लिए भी स्ट्रेंथ आप दो, किनको, बाकी सारी कंट्रीज को। अब ये काम कैसे करेंगे, तो पेरिस क्लाइमेट में कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे सबसे पहला है फंडिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग। एक $100 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा विच विल हेल्प इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। एक हर 5 साल पे, है ना, वी विल रिवाइज द एमिशन टारगेट्स ऑफ कंट्रीज।
जिनको हम बोलेंगे एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और आईएनडीसी दैट इज इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये अग्रीमेंट काम में आएगा कब से? 2020 से, इफ साइंड बाय 55 कंट्रीज। फर्दर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव करेंगे सब लोग 2050 तक, और इंडिया ने यहाँ पे गोल लिया हुआ है 2070 का, बट नेट जीरो का। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, और क्लाइमेट डैमेज जितना भी होगा, क्लाइमेट की वजह से डैमेज, लायबिलिटी होगी, कॉम्पनसेशन होगा, वो सब चीजें करेंगे, कॉम्पनसेशन यहाँ पे देंगे। और फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब चीजों को प्रमोट करेंगे। ये कुछ मेन प्रोविजन है किसके? पेरिस क्लाइमेट के। ऑथर यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट को सबसे पहले हाईलाइट करती है कि ये अकाउंटेबिलिटी का मार्ग था हमारा। हमें सबसे पहले CO2 और जो हमारे सुपर लिव्ड और शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स है, जो ये सुपर पोल्यूटेंट्स की बात की जा रही है, ये क्या है? HFCs एंड CFCs। ये वो पोल्यूटेंट्स है जिसकी वजह से ओजोन डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। और इन पोल्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है उन सब्सटेंसेस की जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। ये वो सब्सटेंसेस है विच रेगुलेट, दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेगुलेट्स दीज सब्सटेंसेस एंड देयर कंजप्शन। टोटल मिला के हमारे पास ऐसे 100 केमिकल्स है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये केमिकल्स कौन से हैं? ये केमिकल्स रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स है जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं। ये वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जो O3 के साथ रिएक्शन करने के बाद इस O3 के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और यहां से निकलता है हमारा फ्री ओजोन और क्लोरीन। ठीक है, HCFC और HFC जब ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं ओजोन लेयर में, तो ओजोन का जो बॉन्ड है, जो O3 का बॉन्ड है, वो टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए इन HCFCs को और HFCs को कम करने के लिए, इनका यूज कम करने के लिए, इनका रिलीज कम करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आ गए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअल में वियना कन्वेंशन के अंदर आया था। वियना कन्वेंशन बेसिकली ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये कन्वेंशन इसीलिए साइन हुआ था। नेक्स्ट वाज दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, ये 1987 में आया, और ये ऐसी एक ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सल राटिफिकेशन मिल चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ट्राइज टू फेज डाउन द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ दीज ओडीएस। ओडीएस मैंने आपको बोल दिया, HCFCs। ठीक है, क्लियर यहां तक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ओजोन सेक्रेटरीट बनाया गया इन द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है, वहीं पे ओजोन सेक्रेटरीट भी बनाया गया। ठीक है, ये इन सब की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करने के लिए किगाली अमेंडमेंट आया। किगाली अमेंडमेंट किस लिए लाया गया था? टू फेज डाउन द HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि पहले बोला गया था दैट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही है जो हार्मफुल है किसको? ओजोन लेयर के लिए। बट उसके बाद बोला गया नहीं, HFCs भी इक्वली हार्मफुल है। सो नाउ द फोकस इज ऑन बोथ HFCs, CFCs and HCFCs, all of them. Hydrofluorocarbons, they are powerful greenhouse gases also. इसीलिए the global implementation of Kigali Amendment is expected to avoid ½ degree of Celsius of the temperature rise by 2100. क्या अगर आपने HFCs को कंट्रोल कर लिया, HFCs को खत्म कर लिया, एमिट होने से रोक दिया, तो जो आपका टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का रोकने का, उसमें से 0.5 डिग्री सेल्सियस तो HFC से ही कम हो जाएगा। बाकी आपको 1 डिग्री का जो राइज है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिटिगेशन से। डन, दीज आर द मेन 2 थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल। और इंडिया का कार्बन मार्केट मिशन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ, 2026 का कार्बन मार्केट मिशन है इंडिया का। डन, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू डिस्कस इज चाइना एंड रशिया का ट्रेड। अगर आप देखो तो चाइना और रशिया का ट्रेड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों बढ़ रहे हैं। और इस एडिटोरियल को लाया गया था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये ऐसा पेज होता है जिसमें आपको रिसर्च बेस्ड एडिटोरियल्स मिलते हैं। तो बेसिकली यहां पे बात की जा रही है 2-3 चीजों की। पहला है रशिया एंड चाइना का ट्रेड, ठीक है। दूसरी बात की जा रही है स्विफ्ट की, स्विफ्ट सिस्टम। तीसरी बात की जा रही है डी डॉलराइजेशन, ठीक है। समझने वाली बात यह है यहां पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं।
अब जब किसी कंट्री पे सैंक्शंस लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो कंट्री का ट्रेड और वो कंट्री का जो पैसा फंसा होता है किसी दूसरी कंट्री के पास, क्या वो तुरंत वापस मिल जाता है? नहीं, तुरंत वापस नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि रशिया का पैसा बहुत सारी कंट्रीज के पास फंसा हुआ है। जो रशिया का एक्चुअल में फोरेक्स था, जिस पैसे से रशिया ट्रेड कर रहा था बाकी वर्ल्ड के साथ, उन कंट्रीज पे लग गई सैंक्शंस। वो अब रशिया से ट्रेड नहीं करेंगे तो रशिया का पैसा तो वहां पे फंस गया। पहली चीज, रशिया भी डॉलर में ही ट्रेड कर रहा था इससे पहले। अब रशिया के डॉलर वहां पे फंस गए तो रशिया डॉलर में कहीं और ट्रेड नहीं कर सकता। अब रशिया दूसरा रास्ता ढूंढेगा और रशिया को बैन कर दिया गया स्विफ्ट सिस्टम से। स्विफ्ट एक्चुअल में है क्या? यह यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम है। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है, या एक कंट्री से इंपोर्टर दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर को पेमेंट कर रहा होता है, तो वो पेमेंट सेटल होती है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक कोड के थ्रू, जिसको हम स्विफ्ट कोड बोलते हैं, जिसको हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, जो दोनों कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो रहा है ना। और रशिया को वहां से भी बैन कर दिया गया। इसीलिए दुनिया में एक नया डिस्कोर्स चला, दैट इज डी डॉलराइजेशन, कि आप डॉलर के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई मत करो। क्यों? क्योंकि रशिया के लिए ही नहीं, चाइना के लिए ही नहीं, ये बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो आपको डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा उतना ज्यादा। जितना आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को स्ट्रांग करते जाओगे, उतना ही आप डॉलर से पीछे हटते जाओगे, उतना ही डॉलर का जो हेजेमनी बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब इसी चीज को लेके यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है दैट चाइना और रशिया आपस में ट्रेड बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम यह है कि रशिया किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उन कंट्रीज पे तो सैंक्शंस लगे हुए हैं जिनके साथ ये ट्रेड करता। दूसरा, ये डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि इसको स्विफ्ट से निकाल दिया गया है। तीसरा, ये डॉलर में ट्रेड फिर भी कर लेता बट इसके पास डॉलर नहीं है। इसीलिए ये लोग अब रेनमिनबी में ट्रेड कर रहे हैं, है ना, रबल में ट्रेड कर रहे हैं। और यहां पे ये बोला जा रहा है दैट रशिया जो है वो ओवर डिपेंडेंट हो रहा है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। क्यों ऐसा ओवर डिपेंडेंस हो रहा है रशिया का चाइना के ऊपर? क्योंकि अगर आप देखो, रशिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है चाइना से, इन कंपैरिजन टू व्हाट चाइना इज ट्रेडिंग विद रशिया। द ऑथर हियर हाइलाइट्स, सबसे पहली चीज, दैट जितना डी डॉलराइजेशन होगा और जितना ज्यादा यहाँ पे रेनमिनबी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस अगर आप देखो, तो टोटल में इट इज जस्ट 6% ऑफ द ग्लोबल ट्रांजैक्शन जितनी हो रही है, ग्लोबल लेवल पे जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका बस 6% है जो रेनमिनबी में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बहुत कम है पहले। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, ये याद रखना है क्योंकि स्विफ्ट तो एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया है। जो यूपीएससी अब पूछ सकता है वो ये है, CIPS। ये क्या है? ये चाइना का अपना एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि स्विफ्ट से कभी भी चाइना को निकाल सकते हैं तो उसने पहले ही अपना बना लिया। दूसरा, रशिया का आइसोलेशन, रशिया को दुनिया से अलग कर देना, रशिया के साथ ट्रेड करने वाली कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा देना, ये तो वेस्ट का काम था। बट अब दिक्कत क्या हो रहा है इस चीज से? अगर आप देखो 2023 में दी एक्सपोर्ट्स जो रशिया से होकर चाइना गए, दे वेर 30% ऑफ रशिया टोटल एक्सपोर्ट्स। तो 30%, 1/3 डिपेंडेंस रशिया का किस पे है? पूरी दुनिया का 1/3 डिपेंडेंस रशिया का चाइना पे है। जितना ये पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहा है उसका 1/3 ट्रेड ये चाइना के साथ कर रहा है। अब इसकी वजह से ओवर डिपेंडेंस हो रहा है, जबकि चाइना जो रशिया भेज रहा है एक्सपोर्ट्स अपने, दैट इज जस्ट 3% ऑफ चाइना टोटल एक्सपोर्ट्स। तो दिस इज द मेन इशू विच इज बीइंग हाईलाइटेड इन दिस एडिटोरियल। और ये चीजें याद रखनी है, कल को ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे पेपर में काम आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार पूरे का पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ ही चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हमें ये 50 ड्यूअल यूज प्रोडक्ट्स याद नहीं रखने हैं, हमें ये 70% ऑफ रशिया, हर एक डेटा फैक्ट याद नहीं रखना है। बट मेन पॉइंट जो है, मेन क्रक्स का पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, दैट रेनमिनबी इज जस्ट 6%, मेंस का पॉइंट, दिस इज प्रीलिम्स का पॉइंट, दिस इज मेंस का पॉइंट, ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट इज इंडिया को यहां से क्या सीखना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, कि इंडिया को क्या सीखना चाहिए। डिस्पाइट ऑल द गुडविल दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप्स, जियोपॉलिटिकल गोल्स रशिया के बीजिंग के साथ अलाइन कर रहे हैं बजाय इसके कि वो न्यू दिल्ली के साथ अलाइन कर रहे होते, क्योंकि इंडिया जो है वो वेस्ट के अगेंस्ट में टोटली नहीं जा सकता। इंडिया अलाई नहीं बन सकता रशिया का, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम नाम पे भरोसा करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें याद रखनी है दैट रशिया ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है चाइना पे, ना कि इंडिया पे, ठीक है। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अबाउट रशियाज विलिंगनेस बट इट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट चाइनाज प्रेशर, कि चाइना जो अब रशिया को बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, बिकॉज डिपेंडेंस है ना। चलो, लास्ट का हमारा न्यूज है दैट इज विंडफॉल टैक्स। इकोनॉमी से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विंडफॉल टैक्स का। विंडफॉल टैक्स होता क्या है?
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है विंडफॉल टैक्स किस पे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पे, ठीक है। और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल जो है वो उस पे इनका ये विंडफॉल टैक्स है वो जीरो लगेगा, टिल, ठीक है। अब विंडफॉल टैक्स होता क्या है असल में, ये एक ऐसा टैक्स होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में जो आप बना रहे हो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो आप, यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, आप किसी और चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो, बट उस प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्ट में आपको एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने लग गया है, ड्रामेटिकली ह्यूज प्रॉफिट्स यू आर मेकिंग। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट बोलती है कि यार भाई साहब अकेले अकेले खा जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमें भी दे दो, ठीक है। और आपको उनको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, विंडफॉल टैक्स, क्योंकि आपको विंडफॉल गेन्स हुआ है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि आपने अपनी ऐसे ऐसा तो कुछ नहीं किया आपने कि आपने अपना प्रोडक्ट बदल दिया, उसकी शेप ही बदल दी, कुछ अलग ही कर दिया प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं हो रहा है। आपने सेम प्रोडक्ट निकाला, जो कल 10 रुपए का बिक रहा था वो आज 100 रुपए का बिकने लग गया, 90% गेन हो गया आपको प्रॉफिट में। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आपको बोलेगी भाई साहब अकेला अकेले मत खाओ, हमारे लिए भी टैक्स का पैसा दो, विंडफॉल टैक्स आप पे लगेगा और आपको वो देना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। द पर्पज इज टू कैप्चर अ पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दैट कंपनी मेक्स एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट इनटू द पब्लिक गुड। डन, चलो यहां तक खत्म। लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे कि इंडिया का जो कार्बन मार्केट हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बजट 2023-2024, ये कार्बन मार्केट इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा एक कार्बन मार्केट बन सकता है, और इसके चैलेंजेस क्या क्या है और इसके इश्यूज क्या क्या है, ठीक है। क्या ये बस एक सपना है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। स्टार्ट करोगे आप इंट्रोडक्शन कार्बन मार्केट से, यूनियन बजट 2023-2024 में ये बोला गया, और ये कार्बन मार्केट अगर बन गया तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन मार्केट होगा। इस कार्बन मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस है, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, पॉलिसी चैलेंजेस, पॉलिटिकल विल के चैलेंजेस, उसके साथ साथ इंडिया का डिपेंडेंस ऑन कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि लास्ट में लीडरशिप का और इसके इश्यूज क्या क्या है वो भी देखने हैं लास्ट में। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। इफ यू वांट टू गेट दिस PPT and all, you can directly go to our WhatsApp channel or our Telegram group. Thank you. Have a nice day ahead. I wish you all the best.